दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग महासंग्राम सीरीज की भाग 6 कॉमिक्स को पढ़ रहे थे और इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं और यही असावधानी उसे भारी पड़ गई। अब तो नहीं बचेगा रे एंथोनी। ओह ये क्या! पलक झपकते ही एंथोनी नाग प्रेती के मजबूत बंधन में कस चुका था। नाग प्रेती, तू होश में आ गया? लेकिन ये कैसे हो सकता है? तेरी ठंडी आग खतरनाक है एंथोनी, लेकिन मैं एक प्रेत हूँ। अब प्रेत ठंडी आग को कुछ देर के लिए सह सकते हैं। मैंने जानबूझकर बेहोश होने का नाटक किया था ताकि तुझे पकड़ सकूं। मुझे ये शक्ति प्राप्त है कि मैं अपने शत्रु को अपने शरीर में समाहित करके खा सकता हूँ और मेरी इस पकड़ से कोई छूट नहीं सकता। अब तू ही मेरे शरीर का हिस्सा बनेगा एंथोनी। ये सच कह रहा है, क्योंकि मैं ना तो इसकी पकड़ से छूट रहा हूँ और ना ही टेलीपोर्ट हो पा रहा हूँ। मैं जिसका भी भक्षण करता हूँ उसकी शक्ति मेरे शरीर में जुड़ जाती है और इस तरह से मेरी शक्ति और बढ़ जाती है। तू बहुत शक्तिशाली है एंथोनी, तुझे खाकर मेरी शक्ति और बढ़ जाएगी। एंथोनी सब कुछ देख और सुन रहा था, लेकिन विरोध करने की स्थिति में नहीं था। कुछ ही क्षणों में एंथोनी नाग प्रेती के शरीर में समा चुका था। तुझे खाकर तो मेरी कई दिन की भूख मिट गई। तो वाकई में बहुत ही शक्तिशाली था एंथोनी। अब सम्राट चंडकाल का आदेश पूरा करने के रास्ते में कोई नहीं आएगा। नागप्रेती के भयंकर ठहाके हवा में गूंजने लगे। साथ ही साथ हवा में गूंजने लगी करकसाहट। ये करकसाहटें थी प्रिंस की। काऊ काऊ, जिसे सुनकर एंथोनी कब्र का सीना फाड़कर बाहर आ जाता था। पर आज एंथोनी का खुद का अस्तित्व ही खत्म हो गया था। तो क्या आज एंथोनी प्रिंस की आवाज़ सुनकर बाहर आ सकता था? ये क्या हो रहा है? मुझे अपने अंदर से एक भीषण दबाव महसूस हो रहा है। मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी रगों में बहने वाला लहू लावा बनकर धमक रहा है। प्रिंस की करुण पुकार ने आज जो कर दिया था वो असंभव था। नागप्रीति का संपूर्ण अस्तित्व तूफान में किसी सूखे पत्ते की भांति कांप उठा था। ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर से कोई तेज धार की तरह मेरे शरीर को काटकर बाहर आ रहा है। फचाक! प्रिंस की करुण पुकार ने आज वो कारनामा कर दिखाया था जो लगभग असंभव था। एक धमाके के साथ एंथोनी नाग प्रेती का पेट फाड़कर बाहर आ गया। जैसे प्रिंस की पुकार सुनकर वो कब्र से बाहर आ जाता था। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ प्रिंस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज तेरी ही पुकार ने मुझे मौत से और मेरे शरीर को नष्ट होने से बचाया है, वरना आज मैं अपना अस्तित्व खो देता। लेकिन तेरी पुकार ने मुझे दोबारा से बुला लिया। मैं तो बच गया, लेकिन पेट फटने की पीड़ा से नागप्रेती अचेत हो गया है। इसके चमत्कारी शक्तियों ने इसे मरने नहीं दिया, लेकिन पीड़ा सहन ना कर पाने की वजह से ये बेहोश हो गया है। चलो अच्छा है, अब शहर में शांति है। नागप्रेती के बेहोश होते ही शहर पर फैला ये काला धुआं हट रहा है। उम्मीद है अब ये दोबारा इस शहर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नागप्रेती के अचेत होने के बाद ध्रुमकाल पीछे हट रहा था और इस बात ने चंडकाल को तिलमिलाकर रख दिया था। ओह ये क्या! नागप्रेती के बेहोश होते ही ध्रुमकाल वहां से स्वयं हट रहा है। इस एंथोनी के कारण एक पूरा मानव शहर मेरा गुलाम बनने से बच गया। इस एंथोनी को तो मैं बाद में देखूंगा। फिलहाल अभी और जगह के हालात पर नज़र रखनी चाहिए। देखता हूँ कि मुंबई में मेरे गुलाम सरफराज और उस डोगा के बीच क्या चल रहा है। महानगर मुंबई, जहाँ सरफराज और डोगा आपस में गुत्थम गुत्था थे। हार मान ले डोगा, क्योंकि तू शक्तिशाली भले ही है, लेकिन है तो एक साधारण मानव, और एक मानव शक्ति में एक इच्छाधारी नाग मानव का मुकाबला कभी नहीं कर सकता। और इसका प्रमाण मैं तुम्हें अभी दे देता हूँ। धड़ाक!
तुमने सही कहा सरफराज कि एक मानव एक इच्छाधारी नाग मानव की शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन डोगा के पास भी एक ऐसी शक्ति है जिसका मुकाबला तुम भी नहीं कर सकते। और जानते हो वो क्या है? उसका साहस, उसकी हिम्मत, उसकी अदम्य इच्छा शक्ति, दुश्मन को फाड़ खाने की उसकी हिंसा और खूंखारता, और कभी हार ना मानने की उसकी वो जिद जिसके कारण वो बड़े से बड़े खतरे से टकरा जाता है। और मानो हो या नाग मानो, डोगा की इस इच्छा शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता। धड़ाक। तेरा शरीर भले ही चट्टान का बना हो, पर डोगा के इरादे तेरे इस चट्टानी शरीर से भी ज्यादा मजबूत हैं। मानता हूं कि तेरे शरीर पर किसी भी वार का असर नहीं होता, तुझे किसी भी प्रकार के प्रहार प्रहार या दर्द का अनुभव नहीं होता। तड़ाक। लेकिन डोगा फिर भी तुझे रोकेगा, केवल अपनी हिम्मत और अपने शारीरिक शक्ति के बल पर, क्योंकि अगर तुझे रोकने का यही एक रास्ता है तो डोगा पीछे नहीं हटेगा। भड़ाक। मैं जानता हूँ कि तुझे शारीरिक शक्ति के बल पर रोका नहीं जा सकता सरफराज, लेकिन फिर भी मैं तुझसे लड़ रहा हूँ, क्योंकि अब जब तक मैं तुझसे लड़ता रहूँगा उतनी देर तक कहीं आगे नहीं जा सकेगा तू। अजीब जीवट इंसान है तू डोगा। ये जानता है कि मुझसे लड़कर जीत नहीं सकता, फिर भी लड़ रहा है। आखिर इस बेमकसद लड़ाई का नतीजा क्या होगा? धड़ाक। भड़ाक। ओह, तू मेरा समय बर्बाद कर रहा है डोगा, क्योंकि जब तक मैं तुझे उलझा रखूंगा आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। लेकिन अब मैं तेरी इस चाल में नहीं फंसने वाला, क्योंकि अगर आगे बढ़ने के लिए तुझे खत्म करना पड़े तो अब मैं यही करूंगा। मैंने तो पहले तुझे सम्राट चंडकाल का सेवक बनाना चाहा था, लेकिन तू इस लायक नहीं है। तू तो मृत्यु को प्राप्त होने के लायक ही है, और अब तुझे मृत्यु देने के लिए मुझे अपनी भूमंडा का उपयोग करना ही होगा। धम। तुम निहत्ते ही बहुत ताकतवर और जुझारू हो डोगा, और मेरे पास तुमसे लड़ते रहने का समय नहीं है। तुमने मुझे हथियार उठाने पर विवश कर दिया, चाहे वो युद्ध के नियम के विपरीत हो। मेरी विवशता है कि तुम जैसे योद्धा के विरुद्ध मुझे युद्ध के नियम तोड़ने पड़े। तो फिर ठीक है, क्योंकि ये गलती मैंने भी की। तूने जब मुझे अपने सिर के ऊपर से उठाकर पटका था, तभी मैंने तेरे गले में अपने हैंड ग्रेनेड की एक पेटी डाल दी थी, और अब वो फटने वाला है। और दुर्भाग्य से नीचे गिरते समय उसकी पीठ मेरे दांतों में फंसी रह गई थी। डोगा, तू पागल है, तू भी मारा जाएगा। डोगा पागल ही है सरफराज, डोगा पागल है। अपने मुंबई के लिए मौत को गले लगाने की हिम्मत रखने वाला पागल। मानवता की रक्षा करने के लिए आज तक मैं हमेशा मौत की आंखों में आंखें डालकर खड़ा रहा। बड़ा। अब देखना यह है कि तेरा इस चट्टान रूपी शरीर में दरार पड़ती है या मुझे मौत आती है, क्योंकि हैंड ग्रेनेड की पिन निकालते हुए 30 सेकंड हो चुके हैं। ग्रेनेड एक धमाके से फट पड़ा, और साथ ही साथ सरफराज और डोगा के जिस्म हवा में उछल गए। चारों तरफ धूल और धुएं के गुब्बारे छा गए, और जब धूल एवं धुएं का गुब्बारा साफ हुआ तो सरफराज का शरीर जमीन पर निश्चल पड़ा हुआ था। मुझे मालूम था सरफराज का चट्टानी शरीर गोलियों को तो रोक सकता है, लेकिन ग्रेनेड का असर जरूर होगा। मुंबई से अब सरफराज का आतंक समाप्त हुआ। इस धमाके में मेरा मास्क जल चुका है, और साथ ही मेरी ड्रेस भी। मुझे पुलिस के आने से पहले यहाँ से जाना होगा, वरना मेरी पहचान उजागर होने का खतरा बढ़ जाएगा। अपनी पहचान छिपाने के लिए आगे बढ़ा डोगा पीछे से आ रही उस मुसीबत की जद में आ गया, जिसने उसे पलक झपकते ही अपनी चपेट में ले लिया। ओह, ये तो वही काला धुआं है जिसने लोगों को राक्षस बना दिया था, और अब ये मुझे घेर रहा है, और मेरे मांस के क्षतिग्रस्त होने के कारण अब ये धुआं मेरे शरीर में समा रहा है। यानी मैं भी राक्षस बन रहा हूँ। राक्षस राज चंडकाल की जय। राक्षस जाति एक बहुत बड़ी जीत हासिल करने में सफल हो चुकी थी। डोगा जैसे शक्तिशाली ब्रह्मांड रक्षक अब राक्षस बन चुका था, और अब दूसरे की बारी थी। मुंबई से सैकड़ों किलोमीटर दूर दिल्ली में अपने भगवान को याद कर ले तिरंगा।
क्योंकि अब मेरा अगला बाण तेरा सिर धड़ से अलग कर देगा। ओह, नागार्जुन के बाण से निकली किरणों ने मेरे पूरे नर्वस सिस्टम को क्षति पहुंचाई है। मेरा पूरा शरीर अभी तक थरथरा रहा है और मैं ढंग से कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। आंखें दर्द से फटी जा रही है। नागार्जुन मेरे ऊपर वार करने जा रहा है और बिन आंखों के मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता, या शायद कर सकता हूँ। मुझे अपनी आंखों में हो रहे दर्द का संपर्क अपने दिमाग से काटना होगा और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि मैं अपनी आंखों को ही बंद कर लूँ। मूर्ख तिरंगा, मेरे बाणों से तू तू मेरे बाणों से तो आंख वाले बच सकते हैं, पर तू अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अब मुझसे लड़ेगा। तू अपना वार कर नागार्जुन, और मेरे अंजाम की फिक्र मत कर, क्योंकि युद्ध में शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। ये कैसे भला संभव है? इस विषय में मत सोच नागार्जुन, क्योंकि ये तेरी समझ में नहीं आएगा। अपने सैकड़ों वर्ष के जीवन काल में पहली बार किसी को अपनी बालों से बचते हुए देखा है, और वो भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर। परंतु ये कैसे संभव है? क्रोधित नागार्जुन ने बाणों की बौछार सी कर दी। हो सकता है तू भाग्यवश बच गया हो तिरंगा, पर इस बार इतने सारे बाणों से बचना तेरे लिए असंभव होगा। लेकिन एक भी बाण तिरंगा को छू नहीं सका। मैंने तुझसे पहले ही कहा था नागार्जुन, तू अपना पूरा जोर लगा ले, पर इस बार तो मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। ये संभव नहीं है। अवश्य ही कोई जादू है। इसे जादू नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय युद्ध पद्धति कालरी पट कहा जाता है। प्राचीन भारतीय युद्ध शैली कालरीपट्टू, जिसे आज के जूडो कराटे का भी जनक माना जाता है, उसे मैंने भी सीखा है नागार्जुन। कालरीपट्टू में एक विशेष दांव होता है, जिसमें अपने शत्रु के हथियार की आवाज़ सुनकर उसके वार से बचने के लिए आदमी अपना स्थान छोड़ देता है। बस मैंने अपनी ओर से इस दांव में कुछ दिमाग लगाया। जैसे कालरी पट्टू में शत्रु की बंदूक या तलवार की आवाज़ सुनकर अपना स्थान छोड़ देते हैं, ठीक वैसे ही मैं तुम्हारे धनुष की प्रत्यंचा की आवाज़ सुनकर अपना स्थान छोड़ देता था। बस यही कारण है कि आंखें बंद होने के बावजूद भी मैं तुम्हारे सभी वारों से बचता रहा। अपनी ये युक्ति बताकर तुमने भूल कर दी है तिरंगा, क्योंकि अब मैं तुम पर ऐसे विशेष बाण छोड़ूंगा जिनसे कोई आवाज़ नहीं आती। इतना मौका तुम्हें नहीं मिलेगा नागार्जुन। तिरंगा के एक झटके ने धनुष को नागार्जुन के हाथों से अलग कर दिया। तुम्हारे धनुष को तोड़ा या नष्ट नहीं किया जा सकता, यहाँ तक कि उसकी डोरी को भी काटा नहीं जा सकता, लेकिन धनुष को तुम्हारे हाथों से अलग जरूर किया जा सकता है। धनुष के बिना तुम्हारी हालत ऐसी है जैसे जल बिन मछली, जबकि मैं अभी भी अपनी आंखों के बिना तुमसे लड़ रहा हूं नागार्जुन। तुम नाग मानो शारीरिक लड़ाई के आदि नहीं हो, इसलिए मैं तुझे ज़्यादा कष्ट नहीं दूंगा। चलो, मैं तुम्हें एक ही बार में बेहोश कर देता हूँ। तिरंगा की एक तेज किक ने नागार्जुन के होश उड़ा दिए। धार! नागार्जुन के बेहोश होते ही तिरंगा ने अपनी आंखों पर बंधी पट्टी हटा दी। शुक्र है भगवान का कि मेरी आंखों में अब जलन नहीं हो रही है। लगता है नागार्जुन के बाण का असर समाप्त हो गया है। अब मैं पहले की भांति अच्छी तरह से देख पा रहा हूँ। आंखें ठीक हो जाने के बावजूद भी तिरंगा ये नहीं देख पाया कि मुसीबत उसकी ओर बढ़ चुकी थी। हे भगवान, ये तो वही धुआं है जो लोगों को राक्षस बना रहा था। ये मुझे घेर चुका है और मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। यानी अब मैं भी राक्षस बन जाऊंगा। राक्षस राज चंडकाल की जय। एक और तिरंगा राक्षस बन चुका था और एक और इंस्पेक्टर स्टील सेनाक से जूझ रहा था। मेरा यह रूप अकेला एक पूरी सेना पर भी भारी पड़ सकता है स्टील। अब बता कि तू मेरा सामना भला किस प्रकार कर पाएगा। धमाक! अमेजिंग! मेरी आंखों के सामने देखते ही देखते ये सिंहनाग एक विशालकाय रूप में आ गया है। अब इसके 2-4 वार और पड़ गए तो मेरा शरीर का नुकसान हो सकता है। धम! स्टील की मेगा गन एक झटके से बाहर आ गई। अब मुझे इसे जिंदा गिरफ्तार करने का इरादा त्यागना होगा और सिंहनाग के शरीर पर गोले बरसने लगे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। बड़ूम!
प्रणाम। इसका शरीर पर मेरे ग्रेनेड्स का कोई असर नहीं हो रहा है और ना ही इस पर मेरी फायर फ्लेम का असर हो रहा है। बेकार की कोशिश करने छोड़ दे स्टील। अब मेरे इस विराट रूप पर तेरे इन बचकानों वारों का कोई असर नहीं होगा, लेकिन मेरे इस रूप के कारण अब तुझ पर मेरे वारों का असर 4 गुना ज़्यादा होगा। अब तू सीधा मृत्यु की तैयारी कर अब तो सीधा मृत्यु की तैयारी कर शुरू कर दे। क्या कहा तूने कि तेरा शरीर दुनिया के सबसे मजबूत धातु के मिश्रण से बना है और जिस पर मेरे किसी भी वार का असर नहीं हो सकता। ओफ, इसका शिकंजा मेरे शरीर को तोड़ रहा है। अगर मैं इसकी पकड़ से नहीं छूटा तो सचमुच मैं कबाड़ में बिकने लायक बन जाऊंगा। अब देखना यह है कि तेरा मजबूत शरीर अब मेरी इस जकड़ से सही सलामत निकलता है या टूट टूट कर। सिहना का शिकंजा कसता जा रहा था। स्टील के धातुई अंग टूटते जा रहे थे। कड़ कड़ंच लेकिन अचानक तड़प कर सिहनाग ने स्टील को छोड़ दिया। अरे इसे अचानक क्या हुआ? ये तो जैसे जड़ हो गया है। ये कमाल मेरे इस नर्व डिस्टेम्पर गन का है स्टील, जिसे खास तौर पर मैंने सांपों के लिए बनाया था। कई वर्ष पहले इन सांपों ने एक बार पहले भी राजनगर में आतंक मचाया था। उस समय इसी गन की मदद से मैंने इनमें से कई को मार भगाया था। चंडिका, भगवान का शुक्र है कि तुम आ गई। शुक्रिया तो तुम्हारा है स्टील, जो ध्रुव की तरह। अरे चंडिका, तुम यहाँ कैसे? नहीं पूछा। इसमें पूछना कैसा? राजनगर तुम्हारा भी कार्य क्षेत्र है, इतना तो पता है। मेरा पूरा शरीर जड़वत हो गया है स्टील, लेकिन जैसे ही मैं ठीक होऊंगा तब तेरे साथ साथ ये लड़की भी मरेगी। इतना मौका तुझे नहीं मिलेगा सिहनाग, क्योंकि अब वार करने की बारी मेरी है। धमाक! लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ऐसी नौबत नहीं आएगी, और अगर मेरे 450 किलो के शरीर की फोर्स के साथ मेरा घूंसा संभाल सके तो मेरा वादा है कि मैं स्वयं अपना सिर तोड़कर तुम्हें दे दूंगा। और मेरा यकीन कभी गलत नहीं होता है। स्टील का कहना गलत नहीं था। सिहनाग सचमुच दोबारा नहीं उठ सका। ये तो गया चंडिका, अब फोर्स को बुलाकर कि इसे गिरफ्तार करवाना होगा। साथ ही साथ मुझे बाकी ब्रह्मांड रक्षकों को भी खबर। स्टील बचो, वो धुआं हमारे पास आ रहा है जो लोगों को राक्षस बना देता है, और हम इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं। हम भी राक्षस बन रहे हैं। महामहिम चंडकाल की जय। तो आखिरकार स्टील और चंडिका भी तिरंगा और डोगा की तरह ध्रुवकाल के शिकार हो ही गए। अब बाकियों की भी बारी है। एक एक करके सुपर हीरो चंडकाल की चाल के शिकार होते जा रहे थे, और वहां से बहुत दूर किसी अन्य समय काल में नागराज, शक्तिमान और परमाणु नागद्वीप पर महात्मा कालदूत के साथ उलझे हुए थे। शांत हो जाइए महात्मा कालदूत, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि हम ना तो आपके शत्रु हैं और ना ही आपके क्षेत्र पर अधिकार करने आए हैं, और इन बंधनों से छूटने की कोशिश मत करिए। ये बंधन नहीं टूटने वाला है। हम यहाँ आपसे आपकी मदद लेने के लिए आए हैं, लेकिन उससे पहले आप शांति से हमारी बात सुनिए। तुम अभी कालदूत के बारे में नहीं जानते दोस्तों, क्योंकि यदि तुम्हें हमारे बारे में जानकारी होती तो अवश्य जानते कि कालदूत को बंधक बनाना संभव नहीं है। कड़क! असंभव! ये कैसे हुआ? कालदूत ने मेरी यौगिक ऊर्जा का बंधन तक तोड़ डाला। याचक बनकर यदि जीवन की भिक्षा मांगते तो मैं प्राण दान भी दे देता, परंतु तुमने तो सीधा मुझे मूर्ख समझकर अमर स्फटिक ही मांग लिया। और अब तुम्हारे नरक में जाने का मार्ग प्रशस्त करने का कार्य मैं स्वयं करूंगा। शक्तिमान, तुम ठीक तो हो ना? मेरा मानस चिन्ह ने कालदंड मेरे सीने में घुसने से बचा तो लिया, लेकिन मेरी शक्ति छीन ली है। पर मुझे संभलने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। तुम स्वयं को संभालो शक्तिमान, और मैं महात्मा कालदूत को समझाता हूँ कि हम भी न्याय के रक्षक हैं, विशाला के सेवक नहीं। थोड़ी देर पहले भी मेरी परमाणु ऊर्जा ने ही इनको कुछ देर के लिए रोका था, और अभी भी रोक सकती है। तुम्हारी ये अजीब सी ऊर्जा हमारे लिए घातक तो है मानो, लेकिन इस बार हमारा यौगिक घेरा इसे हमारे पास नहीं पहुँचने देगा।
तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि तुम हवा में उड़कर हम पर वार कर रहे हो, और हवा में उड़ने वाले को धरती पर कैसे लाया जाता है यह हमें अच्छी तरह से पता है। तड़ाक! अगले ही पल कालदूत की पूंछ पूरी ताकत से हवा में उड़ रहे परमाणु से जा टकराई, और चकराया हुआ सा परमाणु पूरे वेग से जमीन पर आ गिरा। परमाणु भी घायल हो गया, और शक्तिमान की शक्तियां वापस आने में थोड़ा समय लग सकता है। धड़ाक! अब महात्मा कालदूत का मुकाबला मुझे ही करना होगा। नागफणी सर्पो, बाहर आओ, क्योंकि इस समय तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। अब तुम मेरा सामना करेगा मूर्ख नागमानो। लगता है कि अपने साथियों का हश्र देखकर भी तूने कोई सबक नहीं सीखा। अपने आपको अपने बल पर बहुत अभिमान है महात्मन, और एक योद्धा को अपने बल पर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। नागराज अकेला ही आपका मुकाबला करने के लिए काफी है। थर्ड, तू बहुत शक्तिशाली है, तेरी रगों में देव विष भी बह रहा है। कैसे, ये हमें नहीं पता, पर मात्र देव विष धारण होने से तू कालदूत के बराबर नहीं हो जाएगा नागराज। तुम अकेले हो तो हम तीन हैं, इसलिए हमसे जीतने की आशा भी मत रखना। काल सर्पी सरसराकर नागराज से लिपटती चली गई। अब नागराज भी शक्तिमान और परमाणु की तरफ बेबस था, और महात्मा कालदूत के तीनों शस्त्र उन्हें मौत देने के लिए हवा में लहरा रहे थे। तुम तीनों जितनी देर मेरे समक्ष टिक गए, उतनी देर विशाला का कोई सेवक मेरे सामने नहीं टिक पाया। तुम तीनों शक्तिशाली हो, लेकिन भाग्यशाली नहीं, अन्यथा मेरे हाथों मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। तुम तीनों की मौत विशाला के लिए एक सबक होगी कि अगर भविष्य में भी उसने अमर स्फटिक की तरफ आंख उठाकर भी देखने की चेष्टा की, तो उसकी उठी हुई आंख में विष भर देगा अमर नाग योद्धा कालदूत। पूरी दुनिया अब राक्षस बनकर चंडकाल के जाल में फंस चुकी है, और चंडकाल को रोक सकने वाले खुद मौत के शिकंजे में फंसे हुए हैं, और भूतकाल में महात्मा कालदूत के शिकंजे में फंस गए हैं नागराज, शक्तिमान और परमाणु। क्या सुपर हीरो बचा पाएंगे अपनी दुनिया को चंडकाल और तमराज किल्मिस के हाथों से तबाह होने से? जवाब लेकर आ रहा है इस सीरीज का आखिरी धधकता उफनता हुआ समापन अंक, महासंग्राम 7। अंत एक कथा का, आरंभ एक गाथा का। यहाँ पर एक एडिटोरियल पेज दिया गया है, तो आप इसे जरूर से पढ़ लें। असफल हो गए हैं सारे के सारे ब्रह्मांड रक्षक, मिट गया अस्तित्व सत्य के आखिरी प्रतीक का भी। चहु ओर फैल चुका है अंधकार और पाप का साम्राज्य। आखिर सत्य की हार और असत्य की जीत के साथ ही खत्म हो गया ये महासंग्राम। अंतिम अध्याय। यहाँ पर एक और एफएमसी की कॉमिक्स को देख सकते हैं जिसका नाम है रोबो वॉर, और यहाँ पर एक और नागराज की कॉमिक्स को देख सकते हैं जिसका नाम है महाप्रलय। और यहाँ पर वंश बीज कॉमिक्स को आप देख सकते हैं, जो कि एक सीरीज है ये भी, जो कि वंश बीज जो कॉमिक्स जो है ये भाग 2 है। यहाँ पर देख सकते हैं एक और कॉमिक्स है एफएमसी की जिसका नाम है सबसे बड़ा महाबली, और इसकी कहानी जो है जफर इमरान सर ने लिखी है, जो कि बता ही चुका हूँ मेरे यहाँ के हैं। ओके, तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना।